प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के 5वें चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम कोशिका के कुछ मुख्य भागों का अध्ययन करेंगे, जिनका नाम है कोशिका भित्ति, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। केंद्रक टॉपिक के अंतर्गत हम प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी कोशिकाओं का भी अध्ययन हम इस लेक्चर में करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि एक कोशिका को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। एक सबसे पहला भाग जो है कोशिका आवरण है, दूसरा केंद्रक है और तीसरा कोशिका द्रव्य है। अब कोशिका आवरण की अगर हम बात करें तो अब कोशिका आवरण जो है जंतु कोशिका में सिर्फ एक ही परत का बना होता है और जिसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली का अध्ययन हम पिछले लेक्चर में डिटेल से कर चुके हैं। अब देखिए कि अगर ये कोशिका पादप कोशिका है तो कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक और परत होगी जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति। ओके, तो आज इस लेक्चर में हम कोशिका भित्ति, केंद्रक और कोशिका द्रव्य इन तीनों का अध्ययन आज के लेक्चर में करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। अब देखिए कोशिका भित्ति क्या होती है, वो मैं एक चित्र द्वारा आपको समझाता हूँ। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये पादप कोशिका का चित्र है और इस पादप कोशिका में देखिए कि जो एक अंदर आपको येलो लाइन ऐसे दिखाई दे रही है ना, ये कोशिका का एक कवर है अंदर की तरफ और ये कोशिका झिल्ली है। जैसे हमने जंतु कोशिका में पढ़ा था ना कोशिका झिल्ली, ऐसी कोशिका झिल्ली है यहाँ पे। लेकिन इस कोशिका झिल्ली से बाहर देखिए, यहाँ पर ये एक आपको कवर और दिखाई दे रहा होगा, एक आवरण और दिखाई दे रहा होगा। ये जो आवरण है ये काफी कठोर आवरण होता है, ठीक है। और यही कठोर आवरण जो है क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज पादपों में कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है और सेलुलोज जो है काफी कठोर पदार्थ होता है, ठीक। अब ये कठोर पदार्थ होने की वजह से जो सेलुलोज या कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका को एक निश्चित आकार और आकृति प्रदान करती है। इससे पौधों के अंदर संरचनात्मक दृढ़ता आती है इससे, ठीक है। अब देखिए कि पादप कोशिकाओं की तरह से कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन फर्क ये है कि पादप कोशिका में जैसे कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है ना, इसी तरह से कवक में कोशिका भित्ति जो काइटिन की बनी होती है और जीवाणुओं में कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। याद रखना आपने, ठीक है। अब देखिए कोशिका भित्ति का एक फायदा तो आपने देखा कि कोशिका संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है, यानी उसको जो है निश्चित आकृति और आकार प्रदान करती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई कोशिका मान लेते हैं कि किसी तन्नु विलीन के संपर्क में आती है, तन्नु विलीन का मतलब कम सांद्रता वाले विलीन के संपर्क में आती है, या जिसको हमने पिछले लेक्चर में अलपरासरण दाबी विलीन पढ़ा था। तो ऐसे विलीन के संपर्क में आएगी तो जो विलायक है यानी पानी जो है कोशिका के अंदर एंट्री करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और पानी अगर कोशिका के अंदर जाएगा तो ये फूलेगी। अब जितना प्रेशर अंदर से पानी लगाएगा उतना ही प्रेशर जो है बाहर से, उतना ही दबाव जो है बाहर से कोशिका भित्ति लगाएगी और ये उसको फटने नहीं देगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति जो है अपेक्षाकृत कम तन्नु विलयन में कोशिका को फटने नहीं देती है, ठीक है। अब कोशिका भित्ति का एक फायदा और देखिए कि यदि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि बहुत तेज धूप पड़े या एकदम से बारिश आ जाए तो जीव जंतु क्या करते हैं, भाग के कहीं ना कहीं अपना एक आश्रय ढूंढते हैं, उस माध्यम से उस मौसम के परिवर्तन से जो है बचने की कोशिश करते हैं। जबकि पेड़ पौधों पे उसका कोई विशेष असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे मौसम में परिवर्तन हो गया तो एक किस्म से हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो माध्यम है उसमें परिवर्तन हो गया, ठीक। और उस परिवर्तन को इस कोशिका भित्ति की वजह से पादप कोशिकाएं हैं या कवक या जीवाणुओं की कोशिकाएं हैं वो आसानी से सहन कर लेती हैं। जबकि
जंतुओं की कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती, इसलिए वो आसानी से इसको सहन नहीं कर सकते। तो कोशिका भित्ति के बारे में जो बातें मैंने अभी आपको बताई और जो आपको एग्जाम में लिखनी होती है, वो सारी बातें मैंने यहाँ नोट्स में आसान भाषा में लिख दी है और ये सारी बातें मैंने आपको अभी समझा भी दी है। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ये रह गई थी कि जब किसी पादप कोशिका में प्रासरण विधि से पानी की हानि होती है, यानी पानी जब कोशिका से बाहर निकलता है, तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ क्या है, संकुचित हो जाते हैं, थोड़े सिकुड़ से जाते हैं। ठीक है। पानी बाहर निकलेगा तो सिंपल सी बात है, सिकुड़ेंगे। ठीक। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। कई बार 1 नंबर में ये चीज पूछ ली जाती है कि जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है। और आपको ये नोट्स जो है स्क्रीन से नोट करने की जरूरत नहीं है। इसकी जो पीडीएफ का लिंक है मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से डाउनलोड कर लेना इसको। और डाउनलोड करते टाइम अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो इसको लाइक वगैरह भी कर देना। ठीक है। अब आइए आगे कोशिका के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं। केंद्रक को समझने के लिए जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में प्याज की झिल्ली की कोशिका दिखाई थी, वही चित्र मैं एक बार फिर से उठा रहा हूँ कि जैसे आपको यहाँ पर प्याज की झिल्ली की कोशिका दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर देखिए कोशिका के बीच में ऐसे गोल या अंडाकार डॉट की तरह से जो संरचना दिखाई दे रही है ना, ये इस कोशिका का क्या है, केंद्रक है। ठीक। और ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि कोशिका की जितनी भी क्रियाएं होती है वो सारी कहाँ से कंट्रोल होती है, इसी केंद्रक द्वारा ही कंट्रोल होती है, यहीं से नियंत्रित होती है। इसीलिए हम केंद्रक को जो है कोशिका का हेडक्वार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का हेडक्वार्टर कहते हैं। अब देखिए कि कोशिका को थोड़ा सा बड़ा करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो इसके बीच में आपको इस तरह का केंद्रक दिखाई देगा। ये जो नीला नीला दिखाई दे रहा है ना, ये कोशिका है, और कोशिका के बीच में देखिए संरचना जो है ये क्या है, केंद्रक है। केंद्रक की खोज सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने की थी। ठीक। अब देखिए कि केंद्रक की संरचना को समझने के लिए मैंने एक बड़ा चित्र और लिया है कि केंद्रक में देखिए कि इस तरह से डबल लेयर्ड एक जो झिल्ली होती है, ठीक है, यानी केंद्रक के चारों ओर एक दोहरी परत का एक सतर होता है। इस सतर को हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। ठीक। इसमें कितनी परत होती है, 2 परत होती है। अब इसमें देखिए कि छोटे छोटे सुराख आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ये देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे सुराख है। इन सुराख के थ्रू जो है केंद्रक के अंदर का द्रव्य, जिसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं, और केंद्रक के बाहर क्या है, कोशिका द्रव्य है, वो दोनों द्रव्य जो आपस में इन सुराख के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, इनके थ्रू जो है अंदर बाहर आ सकते हैं। अब देखिए केंद्रक झिल्ली के अलावा यहाँ पर केंद्रक के अंदर देखिए यहाँ पर आपको एक बड़ी सघन संरचना जो है आपको दिखाई दे रही है। इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, और हिंदी में इसको केंद्रिका भी कह देते हैं। ठीक। तो इसको भी आपने नोट कर लेना है। और केंद्रक के अंदर जो ये जो द्रव्य होता है, जिसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं या केंद्रक द्रव्य कहते हैं जिसको, उसमें ऐसे धागे जैसी संरचना होती है। यहाँ पर ये क्लियर दिखाई नहीं देते, मैं इसलिए पेन से बना देता हूँ। इस तरह से धागे जैसी कुछ संरचनाएं जो है आपको मिलेगी। ठीक। और ये जो धागे जैसी संरचनाएं जो है वो क्या कहलाती है, क्रोमेटिन कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रोमेटिन। अब देखिए कि क्रोमेटिन के बारे में एक खास बात और देखिए कि जब भी कोशिका का विभाजन होता है ना, तो ये जो क्रोमेटिन है, जो धागे जैसी संरचना है, ये ऐसे छड़ का रूप ले लेती है। ठीक है। और इस संरचना को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के ऊपर जो है छोटी छोटी संरचनाएं होती है, जिसको हम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन। और जीन किसकी बनी होती है, डीएनए से बनती है। यानी डीएनए जो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, तो उसका जो एक कार्यात्मक इकाई है वो जीन है। ठीक। अब देखिए क्रोमोसोम को एक और चित्र के द्वारा समझिए कि जैसे मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि ये सेल है, ये कोशिका है, कोशिका के बीच में केंद्रक है। ठीक।
केंद्रक के अंदर देखिए यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल है, यहाँ पर धागे जैसी संरचना जिसको क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन जब कोशिका का विभाजन होता है तो क्रोमेटिन जो ऐसे छड़ का स्वरूप ले लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक, इन क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, अनुवांशिक गुण होते हैं। माता पिता से संतति के अंदर जो गुण जाते हैं, ठीक है, वो किस में होते हैं, इसी क्रोमोसोम के अंदर ही होते हैं। और वास्तव में वो किसकी वजह से होते हैं कि ये अनुवांशिक गुण जो है इसके अंदर जो है ये क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं ना। तो ये डीएनए एक ऐसी संरचना होती है और डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक, और डीएनए का जो काम करने वाला जो पार्ट होता है, फंक्शनिंग यूनिट जो होती है ना, क्रियात्मक खंड जो होता है, उसको जीन कहते हैं। और क्रोमोसोम पे इस तरह से जीन आप छोटी छोटी संरचनाएं मान सकते हो, और उसी जीन की वजह से जो है आगे माता पिता से गुण उसकी संतान में चले जाते हैं। तो उसी वजह से जो है जैसे इंसान के बच्चे जो है इंसान जैसे ही होते हैं, और कोई और जानवर जैसे कुत्ता है, कुत्ते के बच्चे कुत्ते जैसे ही होंगे। ठीक है, तो वो जो माता पिता से उसकी संतान में गुण जाते हैं वो इसी क्रोमोसोम की वजह से ही जाते हैं, इन्हीं जीन्स की वजह से ही जाते हैं। तो देखिए केंद्रक के बारे में जो कुछ भी मैंने आपको यहाँ पर बताया वो सारा नोट्स में सिंपल भाषा में लिख दिया है। आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिसमें केंद्रक की चारों झिल्ली होती है। जैसे अभी मैंने आपको दोहरी परत वाला जो है एक झिल्ली केंद्रक की दिखाई थी। तो ऐसी जो कोशिकाएं हैं उसको हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिसमें केंद्रक की झिल्ली नहीं होती, यानी कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, एक अल्प विकसित केंद्रक होता है जिसको हम केंद्रकाभ कहते हैं। ठीक, तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक की कोई स्पष्ट झिल्ली नहीं होती उसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है प्रो प्लस कैरियन, दो शब्दों से ये प्रोकैरियोटिक बना है। प्रो का मतलब था पहले, कैरियन का मतलब केंद्रक। ठीक, तो आप यहां से देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसको हिंदी में हम असीम केंद्रक कहते हैं, तो असीम केंद्रक कोशिका जो है वो कौन सी होती है कि जिसमें कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। ठीक, अर्थात इसमें कोशिका केंद्रक झिल्ली का जो है वह अभाव होता है। और इसमें जो अल्प विकसित जो केंद्रक होता है उसको हम केंद्रकाभ कहते हैं। ठीक, और इसके अंदर जब ये जो है कोशिका द्रव्य के अंदर ही बिखरे हुए होते हैं। और इसमें क्या होता है, केंद्रकाभ में अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, अर्थात गुणसूत्र जो है वो पाया जाता है। ओके, और इसके जो बाकी कोशिकांग जो है ना, कोशिकांगों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उनमें भी कोई झिल्ली नहीं होती। और इस टाइप की जो कोशिका है वो किसमें मिलती है, हरी नीली शैवाल में, जीवाणुओं में जो है इस टाइप की कोशिका पाई जाती है। उसके बाद आता है यूकैरियोटिक कोशिका, यानी ससीम केंद्रक कोशिका जिसको हम कह सकते हैं। यू का मतलब होता है सतत या लगातार, कैरियन का मतलब केंद्रक होता है। ठीक, तो ऐसी कोशिकाओं में जो केंद्रक किससे घिरा होता है, एक केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, और इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इस टाइप की यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो जंतुओं में, पादपों में जो है पाई जाती है। ठीक है, और गुणसूत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे मैंने यूकैरियोटी में बताया कि एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटी में एकल गुणसूत्र पाया जाता है। ये शायद मैं बताना भूल गया था, इसलिए इसको नोट कर लेना। अब आगे बात करते हैं हम साइटोप्लाज्मा यानी कोशिका द्रव्य की। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है कि जैसे ये कोशिका झिल्ली होती है ना, और ये केंद्रक है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो ये सारा द्रव्य जो है ना, ये कोशिका द्रव्य कहलाता है। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। ठीक है, तो इसमें जो है कोशिका के कई सारे घटक मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पर छोटे छोटे घटक देख रहे हो ना, कोई गाल्जी उपकरण है, कोई यहाँ पर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये पादप कोशिका में है तो ये हरित लवक है। ठीक, और ये अंतर्द्रव्य जालिका है, ये लाइसोसोम है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो है कई सारे घटक आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कोशिका अंगक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका अंगक। तो कोशिका अंगक कहाँ होते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर ही होते हैं, और प्रत्येक अंगक के अपने विशिष्ट कार्य होते हैं। तो अगले लेक्चर से जो हम इन्हीं अंगकों के जो है कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे।
तो अब देखिए कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक ये दोनों मिलकर के क्या बनता है, जीव द्रव्य बनता है। ठीक, और ये जो कोशिका अंगक जो है ना, ये झिल्ली युक्त होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर तो झिल्ली युक्त होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर इनकी झिल्ली नहीं होती है। तो साइटोप्लाज्म से संबंधित जो बातें हैं ये नोट्स में से आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके भी स्क्रीन से पढ़ सकते हैं। जो बातें मैंने आपको बताई वही लिखी हुई है, इसलिए दोबारा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है इसमें। यहाँ पर देखिए नोट करके मैंने एक बात और लिखी है, झिल्ली से संबंधित ही है कि झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट होती है कि वायरस में जो है किसी वायरस की जो कोशिका होती है ना, उसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, इसलिए वायरस में जो जीवन के गुण भी लक्षित नहीं होते। ठीक है, वायरस अगर बॉडी से बाहर है तो वो एक निर्जीव पदार्थ है, लेकिन जब वो किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करता है तो वो कोशिका के मशीनरी का उपयोग करता है और वो अपने आप को जो है बहुगुणन कर लेता है, यानी काफी ज्यादा मल्टीप्लाई कर लेता है, अपने आप को बढ़ता रहता है। ठीक है, तो झिल्ली न होने की वजह से वायरस क्या है, अगर कोशिका से बाहर है, ठीक है, अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सजीव पदार्थ के शरीर में वो नहीं घुसता है वायरस, तो बाहर तो निर्जीव वस्तु है वो। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो शरीर के अंदर प्रविष्ट करेगा, कोशिका की मशीनरी को वो उपयोग में कर लेगा और एक जीवित पदार्थ की तरह से जो है काम करेगा और अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। और इस लेक्चर के लास्ट में जो है एक एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में अंतर जो है कुछ दे रखे हैं, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स है। तो मैं यहाँ पर अंतर आपको बता ही देता हूँ कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो जिसमें जो केंद्रक अस्पष्ट होता है, यानी उसमें केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ठीक है, और उसे अस्पष्ट केंद्रक को हम केंद्रकाय कहते हैं। ठीक है, और कोई भी सुस्पष्ट इसकी केंद्र की झिल्ली नहीं होती। ठीक, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर सुस्पष्ट चारों ओर केंद्रीय झिल्ली होती है, केंद्रक जो है झिल्ली से घिरा हुआ होता है। और प्रोकैरियोटिक का आकार जो छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम की संख्या सिर्फ एक होती है, इसमें एक से अधिक होती है। ठीक, और प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिका अंग जो है वो अनुपस्थित रहती है और इसमें कोशिका अंग जो है वो झिल्ली युक्त होते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।